क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का अर्थ और परिभाषा। सामान्य बोलचाल की भाषा में कंपनी से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक संगठन से है जो किन्हीं सामाजिक आर्थिक या सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से बनाया गया है। ऐसा संघ साझेदारी फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय समिति, सहकारी समिति अथवा श्रम संघ के रूप में हो सकता है। लेकिन हमारा यहाँ कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम या विधान के अधीन सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की परिभाषा देखेंगे। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका इस अधिनियम के अधीन अथवा पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान के अंतर्गत सम्मिलन हुआ है। अब इस परिभाषा को यदि ध्यान से देखें तो ये पता लगता है, कहा गया है कि किसी भी ऐसे संगठन या ऐसी कंपनी को तभी कंपनी माना जाएगा जबकि उसका सम्मिलन या तो इस अधिनियम अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 अथवा इसके पहले किसी भी कंपनी विधान के अधीन हुआ हो तो उसे कंपनी माना जाएगा। किंतु ये जो परिभाषा है वो कंपनी की न तो अवधारणा और न ही प्रकृति की ओर संकेत देती है। अतः कंपनी की अवधारणा और प्रकृति को सही प्रकार से समझने के लिए हमें अन्य परिभाषा का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रोफेसर हैने के अनुसार। प्रोफेसर हैने ने कंपनी की परिभाषा क्या दी है ये हम देखते हैं। कंपनी से आशय विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो इस प्रकार से हैने ने कंपनी की परिभाषा ये दी है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कंपनी को जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता है, बल्कि कंपनी का जन्म और कंपनी की जो मृत्यु है उसके वो विधान के द्वारा ही होती है। फिर आगे इन्होंने कहा है जिसका पृथक अस्तित्व। तो कहने का तात्पर्य है कि कंपनी का उसके सदस्यों से एक अलग अस्तित्व होता है। फिर नेक्स्ट है इसी में अविच्छिन्न उत्तराधिकार, यानी कंपनी का अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है, यानी उसके सदस्य आते हैं जाते हैं, कंपनी के अस्तित्व पे कोई असर नहीं पड़ता है और साथ ही इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि कंपनी एक ऐसा संगठन या संस्था है जो वर्तमान कंपनी अधिनियम अर्थात वर्तमान कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पहले किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलित है। कानून की दृष्टि से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। यह अदृश्य और अमूर्त है जिसका निर्माण करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से इसका पृथक अस्तित्व होता है और इसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है। इसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है और अंशधारी इसका सदस्य होता है अथवा सभी अंशधारी इसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आपको कंपनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है कंपनी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अभी अपने कंपनी की परिभाषा डिस्कस की, उन परिभाषा से विभिन्न इसकी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। उनमें पहली विशेषता है सम्मिलित संस्था। सम्मिलित संस्था यानी तात्पर्य यह है कि कंपनी एक ऐसी संस्था है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पहले किसी भी कंपनी विधान के अधीन सम्मिलन करवाया गया हो। कोई भी कंपनी जिसका सम्मिलन नहीं हुआ है उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी नहीं माना जा सकता है। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कंपनी एक सम्मिलित संस्था होती है, न कि कोई वैधानिक संस्था। यदि किसी संस्था या निगम को संसद या किसी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किसी विशेष कानून के अधीन बनाया गया है तो वह संस्था वैधानिक संस्था कहलाती है, कंपनी नहीं कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित।
अब कंपनी एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित करवाई जाती है। परंपरागत रूप से कंपनी उसे माना जाता था जो किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित करवाई गई है, किंतु आधुनिक समय में कंपनी का सम्मिलन किसी एक सजीव या प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक हो या भारत का निवासी हो, अथवा दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा भी करवाया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का कोई भी एक व्यक्ति भी कंपनी का सम्मिलन किसी भी प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति द्वारा भी करवाया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभिदाता यानी सब्सक्राइबर। प्रत्येक कंपनी का सम्मिलन अभिदाता या अभिदाताओं द्वारा करवाया जाता है। अब जो एक व्यक्ति कंपनी है वहाँ पर केवल एक ही अभिदाता होता है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 होते हैं और किसी भी सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 अभिदाताओं का होना आवश्यक होता है। यह एकाकी जो अभिदाता एक अभिदाता है या वे सभी जो अभिदाता हैं वो कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर कर कंपनी के रजिस्ट्रार को कंपनी के सम्मिलन हेतु इच्छा प्रकट कर उसके सम्मिलन के लिए आवेदन करते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। वैसे तो ऊपर वाले पॉइंट्स में क्लियर ही कर दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। अब यह कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य माने जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या सिर्फ एक ही रहेगी, जबकि जब तक वह व्यक्ति जीवित है तब तक कोई अन्य व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से जो प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी है उसमें कम से कम 2 सदस्य का होना अनिवार्य है और जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है उसमें 200 हो सकती है। वहीं जो सार्वजनिक कंपनी है पब्लिक कंपनी है वहाँ मिनिमम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विधान के अधीन निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। अब कंपनी की परिभाषा से यह अपने दृष्टिगोचर होता है कि जो कंपनी है वो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसको जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता है। कंपनी का जन्म और कंपनी की जो मृत्यु है उसका विधान का ही नियंत्रण होता है। इसके अलावा इसके जो स्वरूप है इसको न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है। इसका स्वरूप एक्चुअली में अदृश्य होता है, जबकि जो प्राकृतिक मनुष्य है उसको देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। इसी प्रकार इसकी आत्मा अंतरात्मा नहीं होती, न ये शपथ ले सकती है, न किसी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकती है, न ये शादी कर सकती, न इसको जेल भेजा जा सकता है। इन सब कमियों के कारण ही कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कंपनी को जाली या काल्पनिक व्यक्ति नहीं माना जाता है, अपितु ये वास्तविक व्यक्ति होती है, क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। इससे कंपनी को प्राकृतिक व्यक्तियों की भांति ही अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, अपने नाम से अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकती है, साथ ही अपने नाम से अन्य पक्षकारों पर कोर्ट में न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, या अन्य पक्षकार भी कंपनी पे अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक वैधानिक अस्तित्व। अब कंपनी की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों और संचालक मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी का अस्तित्व इसका उन लोगों से और सदस्यों से भिन्न और स्वतंत्र होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या इसके अंश खरीदते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अविच्छिन्न उत्तराधिकार अर्थात स्थायी अस्तित्व। यानी अब कंपनी का जो अस्तित्व है वो अविच्छिन्न होता है, यानी स्थायी होता है। कंपनी कभी मरती नहीं है। इसका कारण यह है कि ये विधान के अंतर्गत बनाई जाती है और केवल उसी विधान के अधीन ही इसका विघटन किया जा सकता है। इसके सदस्य यानी अभिदाता की मृत्यु
या पागलपन होने पर, दिवालियापन होने पर, निर्वत होने के कारण भी कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी के अस्तित्व की जो विशेषता है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन दी गई है जिसका यहाँ पर जिक्र करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें प्रोफेसर गोवर ने एक उदाहरण देते हुए बड़ा अच्छा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध काल में एक निजी कंपनी के समस्त सदस्य बम विस्फोट में उस समय मारे गए जबकि साधारण सभा चल रही थी, फिर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहा। एक हाइड्रोजन बम भी कंपनी के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सका। नेक्स्ट पॉइंट है सार मुद्रा। अब परंपरागत तौर पे तो प्रत्येक कंपनी की एक सार मुद्रा होती थी, यानी कॉमन सील होती थी जिस पर उसका नाम खुदा हुआ होता था। किंतु अब कंपनियां चाहे तो अपनी सार मुद्रा रख सकती है या नहीं भी। यदि कोई कंपनी किसी कंपनी की सार मुद्रा नहीं होती है तो कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या प्रलेख निष्पादित हुआ तब मान लिया जाएगा, जबकि उस पर कंपनी के 2 संचालकों अथवा किसी एक संचालक तथा कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीमित दायित्व। अब कंपनी प्रारूप का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सीमित दायित्व का तात्पर्य है कि उनके द्वारा जो खरीदे गए अंश उनके अंकित मूल्य के बराबर तक ही सीमित रहता है। यानी यदि सदस्यों ने अंशों का समस्त अंकित मूल्य पहले ही चुका दिया है तो कंपनी उन सदस्यों से अब कोई और राशि वसूल नहीं कर सकती है, चाहे कंपनी को अपने ऋणों को चुकाने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता ही क्यों न पड़े। इसी प्रकार से गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रत्येक सदस्य का दायित्व कितना रहेगा, उसके द्वारा दी जाने वाली गारंटी की राशि तक ही सीमित रहता है। लेकिन अगर असीमित दायित्व वाली कंपनी है तो उनमें सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंश पूंजी। अब कोई भी कंपनी अंश पूंजी के साथ अथवा बिना अंश पूंजी के रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो कंपनियां अंश पूंजी के साथ रजिस्टर्ड करवाई जाती है उनमें भी मिनिमम शेयर कैपिटल का होना आवश्यक नहीं रह गया है। फलतः अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी ही राशि की अंश पूंजी के साथ रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है अंतरणीय अंश यानी ट्रांसफरेबल शेयर्स। अब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को कंपनी के अंतर नियमों में जो निर्धारित प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के जो ट्रांसफ़र करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनका उल्लेख उस कंपनी के अंतर नियमों में दिया हुआ होता है। अतः निजी कंपनी के जो सदस्य हैं इन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही अपने द्वारा जो धारित अंश है उनका हस्तांतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक संपत्ति। अब कंपनी की जो संपत्ति है वो उसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं होती, अपितु कंपनी की संपत्ति मानी जाती है। अतः कंपनी अपने नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकती है और उसे अपने नाम में रख सकती है, उसे बंधक रख सकती है और उसका उपयोग कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुबंध करने की क्षमता। कंपनी की अनुबंध करने की क्षमता उसके सीमा नियम के भीतर ही होती है। सीमा नियम के बाहर किया गया प्रत्येक अनुबंध कंपनी के अधिकारों के बाहर माना जाएगा। फलतः ऐसा अनुबंध वैध और प्रवर्तनीय नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, अतः वह अपना अनुबंध किसी मानव की सहायता से कर सकती है। सामान्यतः कंपनियां अपना जो अनुबंध है या तो प्रबंध संचालक या किसी अन्य मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की सहायता से करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक दायित्व। प्रत्येक कंपनी को अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्वों को भी पूरा करना होता है। यानी कंपनी के सदस्यों की सभाएं, संचालकों की सभाएं आयोजित करने, लेखा बहियां रखने के लिए जो पारित संकल्प है, अन्य प्रलेखों को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने, जो लेखा अकाउंट्स वगैरह उनका ऑडिट करवाना,
इंटरनल ऑडिट कराने आदि से संबंधित अनेक वैधानिक दायित्व कंपनी अधिनियम तथा कंपनी मामलों के जो मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन सभी दायित्वों को पूरा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माल या सेवाओं का व्यवसाय। कोई भी कंपनी अपने सीमाओं के भीतर रहते हुए भी किसी भी माल का उत्पादन, निर्माण, वितरण, विक्रय आदि करने अथवा किसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन कर सकती है। अतः कोई भी कंपनी यदि अपने सीमा नियम तथा अंतर नियमों से अधिकृत हो तो किसी भी प्रकार का वैध व्यवसाय करने का उसे अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निवास स्थान। प्रत्येक कंपनी का निवास स्थान होता है। कोई भी कम्युनिकेशन करने के उद्देश्यों से कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वही कंपनी का निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता। यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है, किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ यानी समामेलन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यद्यपि कोई सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व। कंपनियों का वर्तमान समय में जो कंपनियों का सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस बात को अब कानूनी रूप से भी स्वीकार कर लिया गया है। जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो एक निश्चित आकार यानी निश्चित वित्तीय आकार होता है, उन कंपनियों को अपने निगमीय सामाजिक दायित्व को अनिवार्य रूप से निर्वाह करना होगा। ऐसी कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का मतलब लास्ट 3 इयर्स के जो औसत लाभ का कम से कम 2% भाग जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित जो क्रियाएं हैं उन पर उनको खर्च करना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट है नागरिक नहीं और मूल अधिकार भी नहीं। अब कंपनी वैसे तो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, किंतु कंपनी को भारत के संविधान और नागरिकता अधिनियम दोनों के अधीन देश का नागरिक नहीं माना गया है। यानी कंपनी नागरिक नहीं होती, अतः उसे देश के नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार है वो भी प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु कोई भी कंपनी मूल अधिकारों के अधीन व्यक्तियों को उपलब्ध लाभों का अवश्य हकदार होती है, किंतु नागरिकों के अधिकारों के हकदार वो नहीं होती है। तो इस प्रकार से आज हमने कंपनी के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। आई थिंक आप लोगों को ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड मीनिंग ऑफ कंपनी क्लियर हो गया होगा।